Good morning, dear students. I hope you all are fine. So, I was teaching you third chapter of history, rural life and society, in which I have completed this 2 page, and I was here about the para heading of peasant rebellion. मैंने आपको इसमें बताया था इस चैप्टर में कि कैसे ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट देखा हमने, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम देखा, जिसमें सिर्फ फार्मर्स का कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ ज़मींदार्स का और ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा था। हमने ये भी देखा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कि कैसे कॉलोनियल रूलर ने अपनी रॉ मटेरियल को सप्लाई को पूरी करने के लिए इंडियन फार्मर को फोर्स किया कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, जिसमें इंडियन फार्मर्स का, इंडियन पेजेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं था। अभी ये पैरा से मैं आगे रीड कर रही हूँ पीजेंट रिबेलियन के ऊपर से। तो द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैड एन ऑल टुगेदर नेगेटिव impact. It also had some positive aspect. For instance, to ensure the demand for raw material was met sufficiently, the British improved the irrigation facilities. The regional specialization of crop was put into practice efficiently. हमने देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपनी ज़रूरत के लिए फार्मर्स को फोर्स किया क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ये नुकसान के साथ साथ एक फ़ायदा भी ये हुआ था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी नहीं थी, पर ब्रिटिशर्स ने अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, उनके रॉ मटेरियल की डिमांड पूरी करने के लिए इंडिया की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, जो पहले सिर्फ रेन पे ही डिपेंडेंट थी। इतना ही नहीं, उन्होंने रीजनल स्पेशलाइजेशन क्रॉप्स का किया ताकि इंडियन फार्मर्स जो है उनके क्रॉप्स वो अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सके। नाउ वी आर ऑन पीजेंट रिबेलियंस। रिबेल का मतलब होता है अपोज करना, किसी भी चीज़ के खिलाफ जाना, ठीक है। तो हम देखेंगे फार्मर का, पेजेंट्स का रिबेलियन। As we know, the land revenue system introduced by British had ruined the prosperity of Indian village and led to the widespread discontentment among the Indian peasants. Discontentment यानी dissatisfaction। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उससे हमारे विलेजर्स की, इंडियन विलेज की जो प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, क्योंकि जब ये रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, ये मालवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, इस सब में या तो ज़मींदार का फ़ायदा हुआ करता था या तो ब्रिटिशर्स का, फार्मर्स का कोई फ़ायदा हुआ करता नहीं था। इसीलिए उन लोगों में डिससेटिस्फेक्शन था फार्मर्स में। दिस डिसकंटेंटमेंट इवेंचुअली लेड टू दी नंबर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अभी इस डिससेटिस्फेक्शन की वजह से हमारे फार्मर्स जो है, हमारे पेजेंट जो है, उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके ये लैंड रेवेन्यू जो थी उसके खिलाफ वो गए। इंडिगो रिबेलियन वॉज वन सच एग्जाम्पल ऑफ पेजेंट रिबेलियन। लेट अस स्टडी इट इन डिटेल। इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो वॉज अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट वॉज वाइडली कल्टिवेटेड फॉर अ डार्क ब्लू डाई इट प्रोड्यूस्ड। इंडिगो है एक ऐसा ट्रॉपिकल प्लांट है जो कल्टीवेट किया जाता है। क्यों? डार्क ब्लू डाई उससे बनती थी। इंडिगो एक ऐसा प्लांट था जिसमें से एक ब्लू कलर की डाई बना करती थी, जो फॉरेनर्स अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में, ब्रिटिशर्स अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में यूज़ किया करते थे। द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज दैट हैड कम अप इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएट अ ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स को ये कलर की ज़रूरत पड़ती थी अपने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में, तो इंडिया के इंडिगो कलर की बहुत ही डिमांड थी। इन इंडिया इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड थ्रू 2 मेथड्स, निज एंड रयोती। इंडिया में इंडिगो कलर जो है, इंडिगो प्लांट जो है वो कल्टिवेट होता था 2 तरह से, एक तो निज और दूसरा रयोती। निज सिस्टम जो था, under the niche system, the indigo was cultivated in plantations that were owned by a rich European planter with the help of laborer. निज में क्या हुआ करता था, जो यूरोपियन प्लांटर होते थे वो खुद अपनी ज़मीन पर लेबरर की मदद से
इंडिगो को कल्टीवेट किया करते थे, इंडिगो को उगाया करते थे। अंडर द रॉयल्टी सिस्टम द पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। Under the royalty system, the peasants were forced to sign an agreement or a contract. Those who have signed the contract got cash advance from the planter at a low rate of interest to produce indigo. But the loan terms insist that the royals cultivated indigo on at least 25% of an area under their holding and deliver the crops at a very low price. भी रयोती सिस्टम में क्या हुआ करता था कि पेजेंट्स जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ब्रिटिशर्स के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उनको लो प्राइस पे कैश तो मिलता था प्लांट को ग्रो करने के लिए, इंटरेस्ट तो कम होता था, पर उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसको अपने 25% की ज़मीन पर इंडिगो ही प्लांट करना है। बाकी 75% हम लोग किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 25% की जो लैंड है उस पर इंडिगो ही ग्रो होगा, और जो इंडिगो ग्रो होगा उसको बहुत कम प्राइस में उनको ब्रिटिशर्स को ही देना था। वो खुद से किसी और को सेल कर सकते नहीं थे। उनको भी देना कैसे था, लो प्राइस पे, मतलब उन लोग जो प्राइस डिसाइड करेंगे उन पर। इन इंडिया इंडिगो कल्टीवेशन वॉज मेजरली डन थ्रू द रयोती सिस्टम। इंडिया में निज वाले बहुत कम थे, यूरोपियन प्लांटर ज़्यादातर रयोती सिस्टम ही थे, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसमें क्या होता था कि उन लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। इसी तरह बहुत सारे फार्मर्स इंडिगो क्रॉप को उगाया करते थे, जिसमें फार्मर्स का कोई प्रॉफिट नहीं होता था। Contribution to the plight of the peasants, indigo cultivation would also leave the land unfit to grow any other crop. भाई इससे क्या होता था, जब पेजेंट्स इंडिगो क्रॉप्स ग्रो करते थे जब पेजेंट्स जो है वो इंडिगो क्रॉप ग्रो करते थे तो वो ज़मीन जहाँ पे इंडिगो ग्रो किया जाता था वो ज़मीन अनफिट हो जाती थी किसी और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। मतलब फार्मर फिर उस जगह पर कोई और क्रॉप नहीं उगा सकता था, ठीक है। तो वो लैंड सिर्फ ऐसी होती थी जहाँ पर सिर्फ इंडिगो ही ग्रो किया जाता था, कुछ और उसमें ग्रो होता नहीं था। कॉन्सिक्वेंटली द कल्टिवेशन trapped the peasants in the never-ending cycle of debt, as they were unable to pay back the loan taken for the indigo cultivation. अभी रॉयल्टी सिस्टम में क्या होता था, उन लोग लोन लेते थे ना, जिस पे भले इंटरेस्ट कम होता था पर उनको 25% तो उन्हीं को दे देना पड़ता था। इस वजह से क्या होता था कि जो पेजेंट्स है वो ऐसे चक्र में फंस जाते थे, डेब्ट के चक्र में, कि वो रीपे ही नहीं कर पाते थे उनको, ठीक है। तो जब वो ये लोन लेते थे इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए, उसको वापस उनको चुकाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ करता था। The inhuman condition created by the indigo plantation for the Indian peasant led to the Indigo Rebellion of Bengal in 1859 to 60. अभी ये जब ब्रिटिशर्स से अन्याय हो रहा था इंडिगो प्लांटेशन में, तो इंडियन पेजेंट्स ने बंगाल में उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो 1859 और 60 की बात है। शुरुआत तब हुई थी इंडिगो रिबेलियन की बंगाल में। द इंडिगो कल्टिवेटर वेंट ऑन अ स्ट्राइक एंड रिबेल्ड अगेंस्ट यूरोपियन इंडियन प्लांटर। Unable to contain the rebellion, peasants and Indigo Commission was formed to review the situation and resolve the problem. जब इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई तब एक इंडिगो कमीशन बिठाया गया जिसमें उनकी बात सुनी जाए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।
The commission accepted the fact that the indigo cultivation was not profitable for the ryots. However, it also asked the ryots to fulfill their existing contract. After fulfilling the contract, the ryots were given a choice to refuse further contract to grow indigo. जब ये कमीशन बिठाया गया तो कमीशन में ये बात तो एक्सेप्ट की गई कि ये रयोट सिस्टम जो है उसमें फार्मर का कोई फ़ायदा नहीं है। रयोट्स का मतलब भी रयोट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? पीजेंट्स होता है, ठीक है, पेजेंट्स होता है। तो ये सिस्टम में ये बात मानी गई, कमीशन ने ये बात मानी कि फार्मर्स का, पेजेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। पर उनसे ये भी कहा गया कि अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है आप वो पूरा कर दो, फिर नेक्स्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है कि करना है, वो आपकी चॉइस है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द पेजेंट्स लेड टू द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल। अभी उनके एफर्ट्स से पेजेंट्स को ये तो फ़ायदा हुआ कि उन लोग डिसकंटिन्यू कर दे बंगाल में कि हमें ये इंडिगो कल्टीवेट करना ही नहीं है, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेट करने से उन्हें ज़्यादा पैसे भी मिलते नहीं थे, बल्कि उनकी ज़मीन फिर अनफिट हो जाती थी कुछ और क्रॉप ग्रो करने के लिए। नेवरदलेस इट कंटिन्यूड टिल द 20th सेंचुरी इन बिहार। बंगाल के लोगों ने तो अपोज करके उसको रोक लिया था, पर ये बिहार में ये चलता रहा 20th सेंचुरी तक। Here the peasants were forced to sell their indigo at low price. It was only in 1970, under the leadership of Mahatma Gandhi, that they could successfully increase the price at which the planter bought indigo from them. बिहार में ये चलता रहा, पर जब 1917 में महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर उनको कुछ फ़ायदा हुआ कि उन लोग वो चाहे वो प्राइस पर, मतलब ज़्यादा प्राइस में उन लोग अपने इंडिगो प्लांट को बेच सके। ये कब हुआ? बहुत टाइम के बाद, जब महात्मा गांधी आए तब उनकी लीडरशिप में ये पॉसिबल हुआ कि उन लोग इंडिगो को अच्छे प्राइस में बेच सके। इन द इनिशियल स्टेज द पेजेंट्स रिबेलियन वर सडन एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। शुरुआत में जब फार्मर्स ने, पेजेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये उनका जो रिबेल था, ये ओपोजिशन था, ये प्रॉपरली प्लान नहीं था, ठीक है। However, by the 20th century under the leadership of महात्मा गांधी, the peasants were organized into group. फिर क्या हुआ 20th सेंचुरी में? महात्मा गांधी के अंडर में उनका एक सही से ग्रुप मिला जिसको सही गाइडेंस मिली और ये रिबेलियन सही से अपनी बात रख सके और अपना फ़ायदा करवा सके। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मास पेजेंट मूवमेंट वॉज टू एड्रेस द प्रॉब्लम दैट क्रॉप अप ड्यू टू द exploitative practice of the British. Apart from the mass movement, a number of Kisan Sabhas also came up during the period to represent the peasants and to resolve their issue. अभी ये जब महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर ही ऐसा हुआ कि उन लोग अपनी बात सही से रख सके और उनका एक्सप्लोटेशन रुक सके। इसके साथ साथ किसान सभा भी बिठाई गई ताकि उन लोग पेजेंट्स की बात को रख सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। द मूवमेंट एंड एसोसिएशन फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ देम आर गिवन बिलो। 1920-21 peasants oppose arbitrary increase in revenue by zamindar and the Oudh Kisan Sabha was established under Pandit Jawaharlal Nehru and a local leader रामचंद्र। 1920-21 में क्या हुआ कि पेजेंट्स ने जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको अपोज किया, ठीक है, और फिर किसान सभा, और किसान सभा थी जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडर थे रामचंद्र, इनके अंतर्गत ज़मींदारी सिस्टम को भी हटाया गया। 1923-24 peasants successfully
resist the increase in revenue in Tanjore, and the first Rayot Association was formed by NG रंगा इन आंध्र प्रदेश में क्या हुआ 1923 और 24 के आसपास NG रंगा के अंदर एक एसोसिएशन फॉर्म हुई, रयत एसोसिएशन, जिसमें फार्मर्स के फ़ायदे के बारे में सोचा गया। 1927 टी प्रकाशम एंड के वेंकटapaya spearheaded a Kisan movement in the Kisan Godavari Delta. Sardar Vallabhbhai Patel led the no revenue campaign against the revenue hike by 22% in Bombay and forced the government to temporarily abandon the revision. 1927 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप के अंदर नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया गया, जिसमें जो रेवेन्यू पे जो 22% लगा करता था, उसको टैक्स जो 22% लगा था, जो बढ़ा था, उसको अपोज किया गया गवर्नमेंट के सामने, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत। ठीक है, और उनके उस मूवमेंट में टी प्रकाशन और के वेंकटapaya भी साथ में थे किसान मूवमेंट के अंतर्गत। ठीक है, केस स्टडी पंजाब। The British introduced the technique of canal irrigation in Punjab. Before the establishment of British rule, the Persian wheel was used to irrigate the fields. The British laid down an extensive canal system which simplified the irrigation need. अभी हम केस स्टडी देख रहे हैं पंजाब का। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन फैसिलिटी सुधारी थी, तो यहाँ पर पंजाब की केस स्टडी की गई है, वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले क्या था कि पर्शियन व्हील यूज़ होता था इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, पानी को निकालने के लिए। ठीक है, फील्ड को इरिगेट करने के लिए, पानी प्रोवाइड करने के लिए पर्शियन व्हील इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश लेड डाउन एन एक्सटेंसिव कैनल सिस्टम विच सिंप्लीफाई द इरिगेशन नीड। ब्रिटिशर्स आए उसके बाद ये जो पर्शियन व्हील वाला था फॉर्मूला कि उससे पानी को निकाला जाए, वो हटा के एक कैनल बना दी गई। ठीक है, जिससे कि इरिगेशन फैसिलिटी सुधर जाए और उन लोग फार्मर्स जो है वो आसानी से पानी प्रोवाइड कर सके। न्यू कैनल सिस्टम इंक्रीज द कल्टिवेबल लैंड। The construction of canal on a large scale led to the establishment of canal colonies. Canal colonies is a name given to a part of western Punjab that were brought under a cultivation after the construction of canal under the British initiative to improve agriculture. अब ये कैनल सिस्टम से वहाँ की, जब किसी भी जगह को पानी सही से मिलेगा तो वहाँ पे खेती अच्छी होगी। ठीक है, तो ये कैनल सिस्टम से वहाँ पे खेती अच्छी होने लगी, और ये कैनल्स जब बने तो वहाँ पे कैनल कॉलोनीज़ बनने लगी। और कैनल कॉलोनीज़ ये नाम किसको दिया गया? वेस्टर्न पंजाब की जगह को, पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट था जहाँ पे ये कैनल्स बनाए गए थे कल्टीवेशन के लिए, उस जगह को कैनल कॉलोनीज़ नाम दिया गया, जो बनी गई थी ब्रिटिश के अंडर, कि उस जगह की एग्रीकल्चर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए कैनल्स बनाकर। The Baridoba Canal was the first canal to constructed in Punjab by the British in 1860-61. A number of canals were then constructed in a different part of Punjab such as Patiala, Nabhal and Ludhiana. सबसे पहली कैनल जो बनी थी पंजाब में वो थी बारीडोबा कैनल 1860 और 61 में। फिर धीरे धीरे कई और जगह है पंजाब की जहाँ पर ऐसी कैनल्स बनाई गई, जैसे कि पटियाला है, लुधियाना है। अभी वहाँ पर क्रॉप्स क्या उगते थे? वीट, कॉटन, शुगर कैन, ये सब उगाया जाता था। अभी कैनल्स की वजह से वहाँ की एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश हुई, बहुत बड़ी। अभी ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कैनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है,
ताकि उनको रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू ज़्यादा मिले, इसलिए उन्होंने वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया था. However, it indirectly benefited the Punjab region, which prospered due to the canal system. चलो, ये तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था ब्रिटिशर्स ने, पर इसकी वजह से पंजाब का भी बहुत फ़ायदा हुआ. वो जगह बहुत अच्छी हो गई खेती के लिए. ठीक है, कैनल सिस्टम की वजह से पंजाब में बहुत अच्छी खेती होने लगी. की टर्म्स, रयोत. रयोत का मतलब होता है पेजेंट्स यानी फार्मर, मतलब जो खेती भी करता है और साथ में कैटल्स को भी पालता है. दैट आर कॉल्ड पेजेंट्स. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फार्मर एंड पेजेंट्स, दैट दे इवन डू एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कीप कैटल्स ऑन देयर फील्ड. इंडिगो, अ डार्क ब्लू डाई ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट. ब्लू कलर की डाई बनती है इस प्लांट में से. माइंड मैप से चैप्टर रिवाइज करेंगे. परमानेंट सेटलमेंट हमने देखा, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सिस्टम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी हमने देखी थी. परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, लैंडलॉर्ड असाइन टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. लैंडलॉर्ड क्या करता था, ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड अपॉइंट करता था जो उनके बदले में रेवेन्यू को कलेक्ट किया करता था. मतलब ब्रिटिशर्स के बदले में उन लोग काम किया करते थे. रैयतवारी सिस्टम, peasants were the owner of the land and the British government directly collected the revenue from them. ये मैंने बताया था ना, उनको ऐसा होता था कि मिडिल मैन की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे पेजेंट से. भले पेजेंट्स ओनर हो लैंड का, पर उनको उनकी रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट. महलवारी सिस्टम, ग्रुप ऑफ विलेज नोन एज महल पर collectively responsible to pay revenue. महलवारी सिस्टम में विलेजेस के ग्रुप बनाए गए जिसको महल कहा जाता था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन्स को दी जाती थी. विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि टैक्स कलेक्ट करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, और वो किसको पे करे, ब्रिटिशर्स को, बट ऑब्वियसली. ठीक है, सो ये चैप्टर यहीं पे मैं फिनिश कर रही हूँ. योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर and also write the key terms and draw the mind map in your SS notebook. Okay बच्चों, take care, bye bye.